आज का मुद्दा जिस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, शीर्ष नेतृत्व उम्मीदवारों की चुनौती पर मंथन कर रहा है। चुनौतियां केवल दिल्ली में नहीं है, चुनौती यहां भी है। छत्तीसगढ़ में आज उम्मीद यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी लिस्ट आज जारी कर दे। बहुत हो सकता है कि कल तक जारी हो जाए, लेकिन उसके पहले चुनौतियों का दौर शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात है, इस चुनौती का हल किस रूप में सामने आएगा ये तो आजकल में पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले आज छत्तीसगढ़ में चल रही सियासी चुनौतियों पर एक चर्चा कर लेते हैं। क्या है ये चुनौती, आइए पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद इस चुनौती पर चर्चा पर हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के सामने 24 की जंग जीतने का बड़ा चैलेंज है। प्रदेश की सभी 11 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही बीजेपी को मोदी के चेहरे पर भरोसा है, तो कांग्रेस भी अपनी संगठनात्मक तैयारियों को दुरुस्त करने में जुटी है। लोकसभा चुनाव को लेकर ताल ठोकने और चुनौती देने का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे की ताकत और हिम्मत को ललकार रहे हैं। इस बीच कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं में हिम्मत है तो एक सीट ऐसी बता दें जहां वो जीत रही है। कांग्रेस के लोग क्या कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग हिम्मत है कि किसी सीट में वो कहे कि हम यहाँ पर जीत के ही आएंगे। कांग्रेस के लोगों के पूरी तरीके से ताकत खत्म हो चुकी है और वो अब उभरने की स्थिति में नहीं है। वो तो अभी प्रत्याशी ढूंढने में लगे हैं, उसके बाद तो वोटर ढूंढने में, कार्यकर्ता ढूंढने में लगेंगे, फिर उसके बाद वोटर ढूंढने में लगेंगे, तब तक तो चुनाव बीत चुका होता। विधानसभा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अपने को फिर खड़ा करने में लगी है। इस बीच कई साथी पार्टी छोड़कर भी चले गए। अब 24 के लिए केदार कश्यप का चैलेंज मिलने के बाद पीसीसी चीफ ने केदार कश्यप को ही चुनौती दे दी है। दीपक बैज का कहना है कि बीजेपी में हिम्मत है तो वो अपने सभी 9 सांसदों को टिकट देकर दिखाए। भारतीय जनता पार्टी के पास 11 में से 9 सांसद हैं, एक को भी रिपीट नहीं करेंगे। अगर केदार कश्यप जी में हिम्मत है तो फिर 11 का 11 को रिपीट करके बताए। मैं देता हूँ चुनौती, हमको चुनौती दे रहे हैं ना, मैं देता हूँ चुनौती, उन्होंने 9 को रिपीट करके बताए, फिर देखते हैं किसकी ज्यादा सीटें आती है। छत्तीसगढ़ के लोकसभा के रण में कांग्रेस अब तक 2 सीटों से ज्यादा पर कभी जीत दर्ज नहीं कर पाई है। 24 के संग्राम में वो विधानसभा के नतीजे पलटने का दम जरूर भर रही है। 24 की चुनौती में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को खुला चैलेंज दे रहे हैं। किसमें कितना दम है ये तो नतीजों के बाद ही साफ होगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। भले ही संगठन और सड़क स्तर पर दोनों ही पार्टियों की तैयारियों में बड़ा फासला दिख रहा हो, लेकिन चुनौती देने में कोई किसी से पीछे नहीं है। अब तक कांग्रेस उम्मीदवारों के मसले पर तो पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन एक बात बहुत साफ है जो नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज देने में पीछे नहीं है। चुनाव समिति की बैठक के पहले कांग्रेस ने ये कहते हुए भारतीय जनता पार्टी को नया चैलेंज दे दिया है कि जिन 11 लोकसभा प्रत्याशियों पर पिछली बार दांव अपना चला था भारतीय जनता पार्टी ने, उनको फिर से रिपीट करके दिखाए। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने यह कहकर कांग्रेस पर पलटवार किया कि 11 में से कोई एक सीट भी पार्टी बता दे जहां से वो जीत दर्ज कर सकती है। जाहिर ऐसे बयानों से पार्टी की चुनावी तैयारी तो साबित नहीं हो रही, पर यह जरूर साबित हो रहा है कि चुनाव में सियासी जंग से ज्यादा जुबानी जंग देखने को मिलेगी। ऐसे में 24 की चुनौती को पार लगाने में पार्टियों को मुद्दों से ज्यादा जुबानी जंग पर यकीन है। क्या बोल वचन से ही चुनाव में जीत दर्ज होगी, या फिर चुनाव की तैयारी से पूर्व पार्टियां जुबानी हमला कर एक दूसरे की तैयारियों का लिटमस टेस्ट ले रही हैं? इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। 24 की चुनौती हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। प्रवीण साहू जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ सत्यप्रकाश जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं प्रवीण जी के पास चलता हूं। प्रवीण जी, किसको दे रही है पार्टी टिकट? सीधा सा जवाब, बैठक शुरू हो चुकी दिल्ली में जी। सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके सामान्य चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। देखिए,
टिकट किसको मिल रहा है वो तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय कर रहा है। लेकिन एक बात जरूर तय कर आपको मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ चेहरों पर कोई चिंता नहीं है, क्योंकि चेहरा कोई भी हो, हमारी नीति और नियत इस प्रदेश और इस देश को विकास के राह पर आगे बढ़ाने की है। जिस प्रकार हमने 10 साल में मोदी जी का काम देखा है, निश्चित रूप से चेहरा कोई भी हो, काम वैसे ही आगे बढ़ते जाएगा। चाहे मैं एयरपोर्ट्स की बात करूं, एम्स की बात करूं, IIT की बात करूं या अर्थव्यवस्था की बात करूं, किसी भी क्षेत्र की आप बात कर लीजिए, प्रत्येक क्षेत्र इस देश ने विकास देखा है। इसलिए चेहरा कोई भी हो, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस देश को पूरा वापस विकास की गाथा की ओर लेकर जाएंगे। और जो कांग्रेस के कार्यकाल में देश विनाश के गर्त पर डूबा हुआ था, उसे हमने उठाया है। जिस प्रकार अर्थव्यवस्था की बात करूं तो 2004 में अर्थव्यवस्था की स्थिति और 14 की स्थिति में देख लीजिएगा। 14 में अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है लगभग $2 ट्रिलियन की थी, हमने अपने 10 साल में इसको $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना दी है। तो बहुत सारे विषयों पर हमने काम किया है, चाहे वो सामाजिक विषय हो, चाहे आर्थिक विषय हो, चाहे सांस्कृतिक विषय, प्रत्येक विषय पर काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो माइक्रो लेवल पर काम करती है, चाहे वो महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस प्रोवाइड करने की बात करो, या युवाओं को जब फॉर्म भरते थे तो सेल्फ अटेस्ट करने का जो साहस देने की पार्टी कोई है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए चेहरे कोई भी होंगे, निश्चित रूप से भारत के विकास की गाथा को गढ़ने का काम करेंगे। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आप लोगों को क्या लेना देना है वो किसको टिकट दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्यों कह रहे हैं कि 11 रिपीट करके दिखाओ? इस चैलेंज का कोई और छोर मुझे समझ में नहीं आता। क्यों चुनौती दी आप लोगों ने? थोड़ा समझाने की आप ही कोशिश कर दीजिए। देखिए आदित्य जी, हमने चुनौती नहीं दी। देखिए बीजेपी में जो एक दिख रहा है, देखिए एक इंग्लिश में मुहावरा है, कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। तो वही जो घमंड है ना, वो घमंड दिख रहा है। अगर आप में इतना ही घमंड है, जैसे प्रवीण साहू जी ने बहुत यहाँ मोदी चालीसा पढ़ दिया इन्होंने, तो अगर आपको इतना ही घमंड है, इतने आपको अपने काम पे अगर भरोसा है तो ऐलान कर दीजिए ना। 2 मिनट लगेगा आपको, 9 के 9 आपको यहाँ के सांसद रिपीट कर दीजिए कि हम 9 के 9 सांसद रिपीट कर रहे हैं। क्या दिक्कत है आपको? देखिए दरअसल इनको भी मालूम है कि जनता को 10 साल इन्होंने सिर्फ ठगा है। जनता को जो महंगाई के नाम पे हो, या हर किसानों को आय दुगनी के नाम पे हो, या हर गरीब को आवाज देने के नाम पे हो, ये सिर्फ ठगा गया है। 15 लाख की बात कर ली, पेट्रोल डीजल के बाद महंगाई की बात करें, हर चीज पे ठगा है। भारत आज कहां खड़ा है आपको मालूम? IMF क्या वार्निंग दे रहा है। देखिए इन्होंने ट्रिलियन की बात की। अजय चंद्राकर जी बहुत वरिष्ठ है, अर्थशास्त्री भी है, ये जानते हैं इन्होंने कैसे फिगर में खेल बाजारी की है। सिर्फ और सिर्फ MRP के ऊपर जो इन्होंने निकाले, GDP की जो नया फॉर्मूला लेकर आए, उसके तहत ये खेल हो रहा है। जनता भी जान रही है। देखिए एक चीज और महत्वपूर्ण बात बोलूंगा कि आप मोदी के चेहरे सामने लेके आ रहे हैं, और अभी जैसे इन्होंने बोला कि हमको किसी के चेहरे के कोई भी हो, हम मोदी के चेहरे पे जाएंगे, तो वही मैं बोला मोदी के चेहरे पे आप जाएंगे तो महंगाई पे बात क्यों नहीं करते, बेरोजगारी पे बात क्यों नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मोदी क्यों करते रहते? आप मुद्दे पे आइए। देखिए जब चुनाव आएगा जाति धर्म लेके आएंगे, जब चुनाव आएगा इधर उधर की बातें लेंगे, मगर आप मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुद्दों पर चुनाव लड़के दिखा दीजिए आप। इनकी हालत क्या है इनको भी मालूम है। देखिए हम सिर्फ यही बात बोल रहे हैं कि जनता, हम तो विपक्ष से मजबूती साथ खड़े हैं, सदन से सड़क तक हम अपनी आवाज उठा रहे हैं। आपने देखा होगा आदित्य जी, सदन में क्या हुआ, 150 सांसदों को निलंबित कर दिया। अगर आपको इतना ही डर नहीं है तो आपने क्यों निलंबित किया? मगर हमारे से ज्यादा यहाँ की जनता, भारत देश की जनता खड़ी है, जो त्रस्त है पिछले 10 साल से। इनके जो प्रताड़ित जो हुए, महंगाई और बेरोजगारी को लेकर तमाम चीजें, चाहे ट्रेन बंदी की बात करिए, चाहे किसानों की बात करिए। आज देखिए एक चीज बात बोलूंगा, एक लाइन बात बोलूंगा, एक सवाल मैं एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, बस एक चीज इनको याद दिला देता हूँ कि भारत देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान और जवान आमने सामने खड़े हैं। ठीक है चंद्रकर साहब, क्या लग रहा है बीजेपी रिपीट करेगी कैंडिडेट? मैं कांग्रेस की चुनौती की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, जो सियासी चर्चा चल रही है उसी की बात कर रहा हूं। चंद्रकर साहब, सियासी चर्चा तो काफी प्रदेश और देश में हो रही है आदित्य जी, लेकिन बीजेपी की आज जो बैठक हुई है दिल्ली में, और उस दिल्ली के बैठक का जो निष्कर्ष निकल रहा है, उसमें 250 से लेकर के 300 युवा लोगों को संसदीय क्षेत्रों में टिकट दी जाए क्या, इस विषय के ऊपर मंथन हो रही। तो इसका मतलब है कि जो अनुभवी या अतीत के जो पॉलिटिकल सफलता के शिखर पर रहने वाले प्रत्याशी थे, उनको इनरिलीवेंट माना जा रहा है क्या। तीसरी बात जो दिल्ली से निकल करके आ रही है वह यह है कि अब पुरानी पीढ़ी के नेता जो हैं विपक्ष में, चाहे वो यूपी में मुलायम सिंह अब नहीं है, अखिलेश हैं, तेजस्वी है, और सड़क सड़क नापते हुए राहुल गांधी जिन मुद्दों को रख रहे हैं, क्या इसके अक्स तले बीजेपी की आज दिल्ली में जो बैठक हो रही है, वो मोदी जी के जो उपलब्धियां हैं, उनकी जो उपलब्धियां हैं उनकी सरकार की, ये युवा आम जनता तक पहुंचाने में सफल होंगे, इस भावना और इस धारणा के साथ आज वहां के प्रमुख बिंदु में यही है। और 250 से 300 युवा, ये बड़ा फिगर होता है। तो आदित्य जी, आपका जो प्रश्न है, तो कौन रिपीट होंगे कौन नहीं रिपीट होंगे, अभी अनुमान लगाया ही नहीं जा सकता।
प्रवीण जी, एक बात तो तय है, आप लोग प्रत्याशियों को खोज खोज करके निकालते हैं, केवल प्रत्याशियों को ही नहीं, मंत्रियों को भी खोजते हैं, सीएम को भी खोज के निकालते हैं। राज्यसभा में ऐसा उम्मीदवार निकाले जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। मैं खुद गूगल में सर्च कर रहा था, मुझे ऐसा लगा उम्मीदवार जो विधायक है उत्तर प्रदेश का, उसको यहाँ से टिकट कैसे आपने दे दी। बाद में पता चला कि वो रायगढ़ से संबंधित है। लोकसभा में भी ऐसा कुछ करने का इरादा है क्या प्रवीण जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अंतिम पंक्ति की अंतिम व्यक्ति की विकास की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी केवल गांधी परिवार तक सीमित है, इसलिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की चर्चा ना होकर इनके स्टार्टअप बॉय राहुल गांधी की चर्चा होती रहती है लगातार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता को अवसर देती है और वर्तमान परिस्थिति की बात करूं तो हमारे टिकट के वितरण में अनुभव के नेत्र भी होंगे और उत्साह के चरण भी होंगे। लेकिन जिस प्रकार सूची जब आएगी तब हम उस पर चेहरे की चर्चा कर सकते हैं। मेरे भाई सत्यप्रकाश जी ने बहुत विषय पर चर्चा की, महंगाई। बहुत अच्छा कि आपने इस प्रश्न को उठाया। चलिए, आज मैं आपको आंकड़े के अनुसार मैं आपको डेटा प्रस्तुत करता हूं। आपके कार्यकाल में जब आदरणीय मनमोहन साहब जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तब इनके समय महंगाई की दर लगभग जो है 9.5% थी। वर्तमान में मोदी जी के कार्यकाल में 6.1% इन्फ्लेशन का दर है। और इसकी तुलना अगर मैं विकसित देशों से कर लूं, भारत वैसे विकासशील देश है, विकसित देशों की तुलना करूं, यूके, यूएस और जर्मनी, उससे भी कम हमारी इन्फ्लेशन की दर है। और ग्रोथ रेट की बात करूं तो इनके समय 5.5% का ग्रोथ रेट था। वर्तमान में जब हमारा देश कोविड काल को झेला है, उसके बावजूद ग्रोथ की रेट 7.2% है। तो चाहे आईआईटी के निर्माण की बात करूं, चाहे ट्रिपल आईटी की बात करूं, चाहे आईआईएम की बात करूं, चाहे एम्स की बात करूं या एयरपोर्ट्स की बात करूं, प्रत्येक क्षेत्र में विकास हुआ है। और यह विकास हमारे कांग्रेस मित्र को नहीं दिखता, क्योंकि इनके चेहरे पर निश्चित रूप से केवल निराशा छाई हुई है और इनके आंखों पर केवल कांग्रेस की पट्टी बंधी हुई है, जो चाहती है कि केवल अपने स्टार्टअप को बार बार लॉन्च करे। लेकिन इसलिए इनको देश का विकास नहीं दिखता है। और जाति की बात करते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, मैं चुनौती देता हूं कि आप अपनी जाति बताइए। आप जातियों के माध्यम से देश को बांटना चाहते हैं, लेकिन ये मोदी जी की राजनीति है कि सभी को बांट कर ना करके सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। सबको हम साथ लेकर चलते हैं। जातियों में बांटने का काम कोई करता है तो केवल कांग्रेस पार्टी है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, आपकी चुनाव समिति की बैठक कब होगी? कब ऑब्जर्वर आएंगे? 2 महीने पहले मुझे आए थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है। उसके बाद अभी तक कोई और छोर नहीं है। चुनाव के पहले सरेंडर करने का इरादा तो नहीं है सत्यप्रकाश जी? देखिए आदित्य जी, आपने अच्छा सवाल किया। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाके बैठक ले रहे हैं, तो तैयारी हमारी चल रही है। ऐसा नहीं है वो दिल्ली से कब आएंगे, वो थोड़े दिन में आपको मीडिया में आ जाएगी खबर। और हमारी तैयारी चल रही है, चाहे वो विधानसभा स्तर पर, लोकसभा स्तर पर, हर समिति बनी है, बैठकें चल रही है, बैठकों पर चर्चा हो रही है, किसको कहाँ से टिकट देना, जो भी चुनावी जो रणनीति होती है उस पर चर्चा चल रही है। एक चीज़ बोलूँगा, और देखिए प्रवीण साहू जी इन्होंने बताया कि महंगाई का, अगर आप ही की सरकार या आप ही के लोग बोलते हैं कि 85 करोड़ लोगों को हम अन्न दे रहे हैं, तो आप बता दीजिए गरीब कितने हुए, ये बता दीजिए। आप गरीब हुए ना, आप ही आप तो खुद छाती पीटते हैं कि हम 85 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे, तो इसका मतलब गरीबी बढ़ी है। अगर गरीबी बढ़ी तो कहां से बढ़ी है भाई? तो इसीलिए बोलो सिर्फ फिगर में ये जो खेल बजाई करते हैं वही है। अरे आपकी मालूम है, आपको आय में, प्रति व्यक्ति आय में हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। ये कहां भूल जाते हैं आप? अरे भूखमरी में 111वें नंबर पे खड़े हैं आप, कहां आप बात कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ पिछले 10 साल में ये हालत हुए। किसानों को आपने क्या कर दिया? किसान सड़क पे आ गए। बहनें बेटियां जो वहां विदेशों में मेडल जीती है, वो उनको जनता के मंदिर में बैठना पड़ रहा है। ये हालत आपने कर दी। यूपी में एक जिला जज, महिला जज इच्छा शक्ति मृत्यु मांगती है। ये आपने देश का हाल करके रख दिया। आपने किस बात को आपने छोड़ा? बता दीजिए आप। रोजगार में बात की, युवाओं को आपने ठग दिया है। अब किसानों की बात की, उनको आपने एमएसपी पे नहीं दिया। अब महिलाओं की बात कर दीजिए, क्राइम हर जगह बढ़ रहा है। किस वर्ग को आपने नहीं छोड़ा है? हर वर्ग को सिर्फ और सिर्फ ठगा है। भारत वाला प्रोजेक्ट में सीएजी की रिपोर्ट बोलती घोटाला हुआ है। कहां आपने छोड़ा देश को? देश आज पूरे गर्त में चला गया, जहां मनमोहन सिंह सरकार में पूरा ऊपर आया था 100वें नंबर पे जो देश था विकासशील, वो 10वें नंबर पे आया था विकासशीलों में। ये हमने करके दिखाया था। ये कहां बात करेंगे? अरे देखिए, एक चीज बोलूंगा, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म लड़ाने के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दे पे चुनाव लड़ ले तो इनको मालूम है हालत बहुत खराब है। जनता इनके लिए तैयार खड़ी है, इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। और हम विपक्ष के नाते उनकी आवाज उठा रहे हैं, सदन से सड़क तो आवाज उठाएंगे, चाहे ये कुछ भी कर ले, जनता इस बार मजबूती के साथ इनको जवाब देगी। ठीक है चंद्रकांत साहब, लगता है वो गुजरे समय की बात हो गई ना। रमेश बैस 7 बार के सांसद, विष्णुदेव जी 4 बार लोकसभा चुनाव जीते। यहाँ तो पता ही नहीं चल पा रहा है दूसरी बार टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कैसे रिकॉर्ड बनेगा? सही मानते हैं हर बार चेहरा बदलना चंद्रकांत साहब? अब बिल्कुल वो गुजरे समय की बात नज़र आती है, जब रमेश बैस जी या विष्णुदेव साय जी या फिर जब बीजेपी में ताराचंद साहू जी होते थे। अब तो देखिए, विपक्ष की जो राजनीति है और विपक्ष की राजनीति जिस तरह से डायनामिक दिखाई दे रही है, तो बीजेपी आज गंभीरता के साथ दिल्ली में जो बैठक कर रही है और वैचारिक मंथन हो रहा है, ये आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तस्वीर और प्रत्याशी
दोनों नजर आते दिख रहे हैं। वहाँ जिस तरह से युवाओं को महत्व देने की बात हो रही है, और ये मेरी जो दिल्ली में बातचीत हुई उसके अनुसार 250 से 300 युवा बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि पुराने प्रत्याशी थे, उनकी टिकट तो कटती हुई नजर आ रही है। अब रिकॉर्ड बनाना एक इस वे में जाकर के बीजेपी रिकॉर्ड बनाना चाहती है, और छत्तीसगढ़ के लिए यह दिलचस्प है। सप्रे स्कूल में जब वाजपेयी जी पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे और जब बोले थे मैं आपको छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा, आप पूरी 11 की 11 सीट बीजेपी को जिताइए। दूसरी बार जब वाजपेयी जी आए, वो बोले छत्तीसगढ़ राज्य बनने की बधाई, थोड़ी बधाई मैं भी ले लेता हूं, लेकिन थोड़ी कंजूसी कर दिए। क्या ये 24 का चुनाव आने वाला है, उसमें बीजेपी वाजपेयी जी का वह जो ड्रीम था क्लीन स्वीप का, उसको कर पाएगी कि नहीं? लेकिन राजनीतिक फिजा बदल रही है, और अभी तक 96 से लेकर के हम देखें क्लीन स्वीप तो नहीं हुआ। जी प्रवीण जी, इस बार महिलाओं को प्रत्याशी बनाने की खूब चर्चा हो रही है। केवल महिला आरक्षण लाने से नहीं होगा। विधानसभा में तो आपने किया नहीं, लोकसभा में कर लीजिए। कोरबा से सरोज पांडे निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी, अगर मैं सांसदी की बात करूं, सांसद निधि जो लगातार कोरबा में पिछले कुछ समय से वो खर्च कर रही हैं, मतलब बहुत साफ है कि कोरबा से ग्रीन सिग्नल उनको मिला है। बस्तर से लता उसेंडी का भी एक नाम है। क्या उम्मीद करें कम से कम 4 महिलाओं को, प्रवीण जी, इस बार आपकी पार्टी टिकट देगी? देखिए, संख्या के आधार पर मैं भी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन निश्चित रूप से नारियों का सम्मान कोई करती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। आजादी के इतने वर्षों तक कभी महिलाओं के आरक्षण में बात नहीं कही। ये भारतीय जनता पार्टी है जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से, बात करने से थोड़ी होगा। देखिए, बात हमने बात नहीं किया, सदन पे हमने कानून बनाया। क्या कांग्रेस में साहस था? बिल्कुल साहस नहीं था, इसलिए हमने वो साहस दिखाया और महिलाओं के लिए निश्चित रूप से आरक्षण का काम किया। तो धरातल पर ये काम दिखेगा, और आने वाले चाहे लोकसभा के चुनाव की हम बात करें या नगरीय निकाय के चुनाव की बात करें, निश्चित रूप से महिलाओं की भागीदारी होगी। नहीं तो ये माने कि जो बिल आपने लाया उतनी भागीदारी होगी छत्तीसगढ़ में? निश्चित रूप से धीरे धीरे सब प्रयास होता है। देखिए, जिस प्रकार कबीर के दोहे कि धीरे 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 मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सब 100 गड़ा ऋतु आए फल होए। तो निश्चित बाद में ले आते फिर ये बिल, इतनी जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? जब लाते तब तय करके देते। देखिए, ये आपको धरातल पर दिखेगा। जिस प्रकार से मैं कह रहा हूं कि हमारी जो निश्चित रूप से नीति महिलाओं को आगे बढ़ाने की है, इनकी नीति निश्चित रूप से महिलाओं का अपमान करने की है। यदि इतना ही ये सम्मान करते तो ये अधिनियम ये लेकर क्यों नहीं आए? ठीक है सत्यप्रकाश जी, इस चर्चा में तो हम भूल ही गए, आप लोग बताए नहीं अभी तक बीजेपी की चुनौती का जवाब। अब ये मत बोलिए कि 11 की 11 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। पिछली बार जब आपके पक्ष में माहौल था 2018 की मैं बात कर रहा हूं, 6 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुआ था, 2 सीट केवल आप जीत पाए थे। इस बार तो डबल इंजन की सरकार है, प्रवीण जी कह रहे हैं। देखिए अंते जी, आपके सवाल का जवाब दूंगा। पहले प्रवीण जी का बोल दूं कि ये महिलाओं के बारे में आपने अच्छा सवाल किया, मगर देखिए अभी भी कैसे गोल गोल बातें की, सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए। यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ महतारी वंदन। देखिए आदित्य जी, आपको मालूम, महतारी वंदन गरीब मजदूर आदिवासी वर्ग की महिलाओं ने ज्यादा फॉर्म भरे, और अब जब इन्होंने जो प्रिंट निकाला, जो बताया कौन सूची जो निकल जारी की, उसमें भी सूची में भी काटछाट कर दिया। तो मतलब गरीब वर्ग की महिलाओं के साथ भी इन्होंने छल कर लिया। मतलब राजनीति का अखाड़ा गरीब वर्ग की महिलाओं को भी इन्होंने छोड़ा, उनके साथ भी छल कर दिया। महिलाएं, अब बताइए, मजदूर वर्ग की महिला, आदिवासी वर्ग की महिलाएं फॉर्म लेकर किधर घूमती रहेंगी? वो कहां जाएंगी? किस अधिकार से बात करेंगी वो? तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए यहां भी किया, लोकसभा में भी जो इन्होंने आरक्षण भी लेकर, अरे इनको मालूम होना चाहिए। अजय चंद्राकर जी थोड़ा बता दीजिएंगे कि राज्यसभा में आरक्षण बिल का विरोध किसने किया था? जब यूपी सरकार हमारी थी, हम लेके आए थे, राज्यसभा में किसने विरोध किया था? क्यों वॉकआउट कर दिए थे? तो ये दिखता है कि सिर्फ और राजनीति का अखाड़ा ये महिला के नाम पे लेते। इनको मालूम होना चाहिए यूपी में क्या कारण चल रहा है। उन्नाव से लेकर, जैसे मैंने भी बताया, जिला जज इच्छा मृत्यु मांग रही है। महिलाओं के साथ क्या हुआ वहां दिल्ली में, जनता मंदिर क्यों बैठी रहे हमारे जो खिलाड़ी बहने? तो ये हालत कर गई। ब्रिजभूषण को जो दुष्कर्म का आरोपी, उसको टिकट दे देते। तो महिला के बारे में बात ना करें, तो महिला भी जानती है कि हमारे साथ क्या इन्होंने छल किया। देखिए आपने जो बात की उस पर बोलूंगा। आपने बोला चुनौती, देखिए हमारे पास चुनौती कोई नहीं है। मैंने जैसे बोला, जनता का अपार समर्थन हमारे साथ है, पूरे भारत देश में। जिस तरीके से राहुल गांधी जी जा रहे हैं, उनके साथ जो समर्थन जा रहा है वो दिख रहा है। देखिए ऐसे कि जनता खुद प्रसारित खड़ी है ना। जनता देखिए, वो लोकसभा चुनाव अलग है, विधानसभा चुनाव अलग है, लोकसभा मुद्दे अलग होंगे। देखिए लोकसभा, जैसे मैंने बोला, महंगाई, बेरोजगारी या ट्रेनों की बात आप कर लीजिए, जो भी बात, युवाओं के लिए रोजगार, किसी चीज को उठा के देखिए, किसी वर्ग को उठा के देख लीजिए, चाहे किसानों की बात कर लीजिए, किसी भी वर्ग को उठा के देख लीजिए, अगर कुछ भला हुआ हो एक भी वर्ग का
पिछले 10 साल में सिर्फ और सिर्फ ठगा गया है हर वर्ग को सिर्फ और सिर्फ मायूसी मिली है। तो हर वर्ग तैयार खड़ा है कि हम इनको जवाब देंगे, हमारे पास समय आ गया है, जो चुनाव आएगा लोकसभा उनको एक जवाब मिल जाएगा। जनता जो खड़ी है ना हमारे साथ खड़ी, विपक्ष के साथ खड़ी है, राहुल गांधी के साथ खड़ी है, आपके साथ खड़ी है, विपक्ष आपके साथ खड़ा है, सब कह रहे हैं। आपके विधायक ही आपके साथ नहीं खड़े। हिमाचल में तो फुर्र हो गए सब विधायक, कैसे चलेगा ऐसे बताइए। देखिए हिमाचल अब ये मत बोलिएगा कि वहां की कहानी अलग है, यहाँ की अलग है। मैं वो तो लोकसभा अलग है, वहां से आदित्य जी अलग है। आदित्य जी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, वो तो पूरा भारत का चुनाव है। हिमाचली जहां तक आपने बात की, वहां पे जो हुआ है उसके बाद आपने देखी कार्रवाई भी हुई है, तो वो एक इतना विषय। मगर वहां पे भी देखिए पोल खुल गई है कि बीजेपी, देखिए साफ दिख रहा है, जिस पार्टी में 25 विधायक है और वो सरकार बनाने का दावा करे, मतलब आप कहां पे खेल रहे हैं। ये देखिए जनता भी देखती है कि खेल कौन खेल रहा है, अंदर जनता सब जानती है। इसीलिए इनको वहां पे भी जो नकारा मिला लोकसभा में मिलेगा। वो खेल रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं लगातार, आपको जो है वो तेज बॉलिंग भी कर रहे हैं, स्पिन भी कर रहे हैं, लेकिन आपका हर बैट्समैन बोल्ड क्यों हो जाता है, कांग्रेस को निश्चित तौर पर सोचने की जरूरत है। चंद्रका सर, आपकी नजर में क्या लगता है? एक तो पहली बात, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जाएगी, प्रदेश के मुद्दों को कि देश के मुद्दों को? और अगर मोदी ही जिताएंगे तो फिर टिकट क्यों बदलना? हर बार सांस अटकी रहती सांसदों की, अगली बार टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और हर बार बदलने के पीछे की स्ट्रेटेजी क्या रहती? चंद्रका साहब, छोटा सा। बहुत बढ़िया प्रश्न है आदित्य जी। हमारे देश में जितने भी स्टेट हैं, उन प्रांतों में अलग अलग माइंडसेट है। जो मुद्दे नॉर्थ में सफल होते हुए दिखाई देते हैं, वो जरूरी नहीं है कि साउथ के या अन्य स्टेट में वो सफल होते हुए दिखाई दें। दूसरी बात यह है कि मोदी जी के ही नेतृत्व में और केंद्रीय मुद्दे ही इस लोकसभा चुनाव में रहेंगे। और एक बात काफ़ी समय से चर्चा में है कि ये जो टिकट परिवर्तन हो जाता है, इसके लिए जो हमारे प्रतिनिधि 5 साल के लिए रहते हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, उनको एक बहुत अच्छा संसदीय परफॉर्मेंस करना चाहिए। आप रिकॉर्ड निकाल करके देखिए कि 5 साल में एवरेज क्या 5 क्वेश्चन किए हैं जिस क्षेत्र को वो बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर मोदी जी को समझ में आ जाता है कि ये जो प्रतिनिधि हैं, उनमें उनसे शायद और बेहतर प्रत्याशी मैं दे सकता हूं, वो अच्छा संसदीय व्यवस्था में सफल होते हुए दिखाई देंगे। और मोदी जी का जो सक्षम नेतृत्व बीजेपी को लगता है, इस कारण से वो बड़े पैमाने पर टिकटों में परिवर्तन करते हैं। लेकिन 24 की फिजा को 19 के फिजा से तुलना नहीं किया जा सकता आदित्य जी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उम्मीद यही की जा रही कि आज देर रात तक, नहीं तो अगले 1-2 दिनों में भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। जैसा कि चंद्रकर साहब बता रहे हैं, बहुत सारे युवाओं को, लगभग 250 से 300 युवाओं को मौका देना मतलब बहुत साफ है आने वाला जनरेशन तैयार करना, आगे आने वाला वो कार्यकर्ता जो पहले पीछे था पंक्ति में, उसको सामने लाना जरूरी भी है। एक ही आदमी अगर 7-7, 8-8 बार लड़ते रहेगा तो फिर बाकी कार्यकर्ताओं को मौका कब मिलेगा? उम्मीद दूसरी तरफ यही है, कांग्रेस कम से कम अपने 9 सीटों पर, 2 तो उनके जीते हुए प्रत्याशी थे, छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, कोरबा से जोस्तम है और बस्तर से दीपक भाई, बाकी 9 जो लोकसभा सीटें वहाँ पर अपने 9 हारे हुए मंत्रियों को, या जो जीते भी हैं, जो भूपेश बघेल जी से हैं, और उनके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी जो हारे, चाहे शिव डहरिया हों, चाहे टी.एस. सिंहदेव हों, जयसिंह अग्रवाल हों, ताम्रध्वज साहू हों, धनेन्द्र साहू हों, इनको निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ाए, क्योंकि नया कैंडिडेट लाने से दिक्कत होगी। पुराने कैंडिडेट और पुराने मंत्री कम से कम क्षेत्रों को जानते हैं और बेहतर प्रदर्शन कर भी सकते हैं। इस ओर कांग्रेस को जरूर सोचना चाहिए। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।